उत्तराखंड में चार धाम हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों का एक समूह है जो हिमालय में स्थित है। इन धामों में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ शामिल हैं। चार धाम की यात्रा चार धामों की यात्रा है जो हिंदू धर्म में मोक्ष और पुण्य की प्राप्ति के लिए की जाती है। ये चार धाम है यमुनोत्री, यमुना नदी का उद्गम स्थल है। गंगोत्री, गंगा नदी का उद्गम स्थल है। केदारनाथ शिव जी का 11वां ज्योतिर्लिंग है और पंच केदारों में से एक है। बद्रीनाथ भगवान विष्णु का मंदिर है। ये यात्रा आमतौर पर यमुनोत्री से शुरू होकर बद्रीनाथ पर समाप्त हो जाती है। यह यात्रा कई धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की है जो भक्तों को मोक्ष और पुण्य की प्राप्ति प्रदान करती है। चार धाम की यात्रा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति और जीवन में शुभ परिणाम लाने का एक माध्यम है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं ब्लॉग चार धाम यात्रा उत्तराखंड। और इस ब्लॉग में हम जानेंगे यात्रा में आप कैसे जा सकते हैं, कहां से जा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कहां से प्राप्त कर सकते हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन, और चार धामों पे क्या क्या फैसिलिटी की गई है इस बार, तो सारी जानकारी लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी यात्रा का एक ओवरव्यू मिल जाए। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रवि, आप देख रहे हैं ट्रैवल ट्रेंडिंग। और दोस्तों, मैंने अपनी चार धाम यात्रा का शुभारंभ जो किया था वो दिल्ली से किया था। दिल्ली के बाद में जो है हरिद्वार गया। दिल्ली से हरिद्वार की दूरी लगभग 223 किलोमीटर थी और 4 से 5 घंटे का टाइम लगता है विद ट्रैफिक। और उसके बाद हरिद्वार से जो है यमुनोत्री का रास्ता लगभग 220 किलोमीटर होता है और ये 8 से 9 घंटे का टाइम लगता है। और यमुनोत्री से मैं गंगोत्री गया। गंगोत्री जो है 7 साढ़े 7 घंटे का रास्ता होता है, कभी कभार ज़्यादा भी टाइम लग जाता है अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक, और लगभग जो है 221-220 किलोमीटर पड़ता है यमुनोत्री टू गंगोत्री। और गंगोत्री से उसके बाद मैं केदारनाथ गया जो कि लगभग 408-409 किलोमीटर पड़ता है और 9 से 10 घंटे का टाइम नॉर्मली लगता है अगर आप नॉन स्टॉप जाते हो तो। अदरवाइज 12-13 घंटे लग जाते हैं। इसमें भी रुक रुक के जाएंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और फिर फाइनली केदारनाथ से बद्रीनाथ जो कि 220 किलोमीटर समथिंग पड़ता है और 10 से 12 घंटे का टाइम लगता है, जिसमें भी आप स्टे करके ही जाएंगे तो बेटर होगा क्योंकि कंटिन्यूसली जो जर्नी की एडवाइस मैं आपको नहीं दूंगा। और जैसा कि दोस्तों मैंने अपना जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया क्योंकि जो स्लॉट ऑलरेडी फुल थे, तो मैंने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ऋषिकेश को चुना। ऋषिकेश में जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो ट्रांजिट कैंप में होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों, अभी हम खड़े हैं ऋषिकेश के अंदर। ऋषिकेश के अंदर वह जगह है जहां पर आप चार धाम का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आप आ रहे हैं ऑनलाइन नहीं है रजिस्ट्रेशन या ऑनलाइन सीटें फुल है, अगर आप जल्दी में भी आ गए तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ऋषिकेश के अंदर। पूरा एड्रेस मैं आपको दूंगा और मैं दिखाता हूँ आपको। ये है यात्रा रजिस्ट्रेशन ट्रांजिट कैंप और इसमें साधारण किराया, यात्रियों को रुकने की सुविधा है। साधारण किराया 236, AC कमरा 354 रुपये। बाकी मैं आपको आगे से और दिखाता हूँ इसका। और ये है सहायता समूह, तो आप यहाँ से चाट वगैरह ले सकते, खाने पीने का सामान ले सकते। और ये वह जगह है जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। साधारण किराया 236 और AC का रूम अगर आप लेते हैं 354 रुपये। चिकित्सालय, पुलिस सहायता केंद्र, खोया पाया विभाग। अंदर से मैं दिखाता हूँ आपको।
जहाँ पे आप अपना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको जो डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड लेना होगा, जो कि इजीली आपका 10 to 15 मिनट्स में रजिस्ट्रेशन यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। और दोस्तों, जब आप हरिद्वार ऋषिकेश से होते हुए यमुनोत्री धाम के लिए जाएंगे तो आपको रास्ते में मनमोहक दृश्य देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे यमुनोत्री धाम के करीब आप पहुंचते रहेंगे, दृश्य जो है बहुत ही सुंदर आपको दिखाई देने लगेंगे, जो कि बहुत ही मनमोहक होते हैं, जिनसे आपकी नजरें नहीं हटेंगी। और देखिए सामने व्यू। और दोस्तों, ये है फेडी गांव, जो कि यमुनोत्री धाम से 100 किलोमीटर पीछे रहता है। तो हमने यहाँ स्टे करने का डिसाइड किया, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका था, तो हमने यहाँ स्टे किया। छोटे वाले को ले लेते हैं, छोटे वाले। और दोस्तों, आज मेरा ये तीसरा दिन, जो कि आज मैं यमुनोत्री के लिए जा रहा हूँ। और माता यमुनोत्री के धाम जाने से पहले आज मेरा तीसरा दिन है। और पेड़ी करके एक गांव पड़ता है, 100 किलोमीटर पहले ही है यमुनोत्री से, तो मैं वहाँ रुका हूँ। और मैंने नाइट में तो इतना व्यू एंजॉय नहीं किया, लेकिन जो अभी मेरा पीछे आप व्यू देख रहे हैं ना, मॉर्निंग का व्यू ज़बरदस्त है। मैं आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों, फेडी गांव जो था, एक छोटा सा गांव था, लेकिन उसकी सुंदरता बहुत ही बड़ी थी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सुंदरता मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा, और ना ही इस वीडियो में कवर कर पाऊंगा। तो आपका अगर यहाँ पे रुकना हो, स्टे करना हो, तो आप फेडी गांव में रुकिएगा। बहुत ही सुंदर है। यमुनोत्री गांव से 100 किलोमीटर पहले पड़ता है। और दोस्तों, मॉर्निंग होते ही हमने रेडी होके मैंने कुछ शॉट लिए, और उसके बाद चल पड़े हम अपने सफ़र पर, जो कि यमुनोत्री धाम का है, जो कि 4 धामों में पहला धाम होता है। तो चलिए, मैं अपने साथ साथ आपको व्यू दिखाते हुए चलता हूँ। तो दोस्तों, आपको ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन। आपको ये दिखाते हुए जाना होगा, कई बार आपको चेक पोस्ट से गुजरना पड़ेगा। और दोस्तों, फाइनली हम आ गए थे जानकी चट्टी, जो कि यमुनोत्री धाम जाने का रास्ता था। यहाँ से जो है 6 किलोमीटर की चढ़ाई हमें ऊपर करनी पड़ेगी, और उसके बाद हम गंगोत्री धाम पर पहुंच जाएंगे। और दोस्तों, मैं अभी हूँ जानकी चट्टी पे। यमुनोत्री की चढ़ाई में लगभग 6 किलोमीटर की चढ़ाई है। और आप तो जानते हैं पहाड़ों की चढ़ाई 6 किलोमीटर बोला जाता है, लेकिन होती ज़्यादा है। तो अगर कैपेसिटी आपकी है तो आप चढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, यमुनोत्री धाम की ट्रैकिंग आप कई तरीकों से कर सकते हैं। पहला वॉकिंग, जो पैदल आप मार्ग अपना सकते हैं। दूसरा है घोड़ा कच्चर या डंडी गंडी या पिट्ठू लेकर आप जा सकते हैं। 3500 रुपये जो है आपका घोड़ा कच्चर का लगेगा आने जाने का। बाकी डंडी गंडी अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। और ये सामने जो है गेट आ गया, यहाँ से ये गेट है। माता जो है यमुना की तस्वीर देख सकते हैं, साथ में यमराज जी की और शनिदेव की। तो ये गेट है माता यमुनोत्री का। साथ में देखेंगे यमराज जी इधर, और इधर है शनिदेव जी, बीच में माता यमुना। और ये रास्ता देखिए यमुनोत्री का, थोड़ी कड़ी चढ़ाई आपको मिलेगी। थक चुका हूँ।
यमुनोत्री मंदिर तक पहुंचने का मार्ग थोड़ा कठिन है, लेकिन रास्ते में मिलने वाली प्राकृतिक सुंदरता इसे और भी खास बना देती है। तो दोस्तों फाइनली जो है माता यमुना का मंदिर दिखने लगा है, यानी कि यमुनोत्री धाम। और देखिए कितना सुंदर है ये मंदिर। और चलिए अब आगे चलते हैं और ये प्राकृतिक सुंदरताओं का आनंद लेते हुए। और देखिए बर्फ के शानदार पहाड़ कितने अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर। पौराणिक कहानियों में यमुना नदी को एक देवी का रूप कहा गया है। यमुना का नाम कालिंदी भी है। यमुना को मृत्यु के देवता यमराज की बहन माना जाता है और सूर्य की पुत्री। देवी यमुना भगवान श्री कृष्ण की पत्नी भी है। और दोस्तों ये है आपका जो रजिस्ट्रेशन चेक काउंटर है। यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन चेक होगा और उसके बाद आपको टोकन प्रोवाइड करेंगे ताकि आप आगे जा सकें। अगर आप ग्रुप में है, कोई पीछे छूट गया है तो इनको बता दीजिएगा। ये आधार कार्ड चेक करके आपको आगे जाने देंगे। और दोस्तों जैसा कि मेरे पीछे अभी यमुना माता आप देख रहे हैं, मेरे लेफ्ट हैंड पे माता यमुना का मंदिर है, यमुनोत्री मंदिर, और राइट हैंड पे आप देखेंगे माता यमुना माता का विशाल और विकराल रूप आप देख रहे हैं। और यहाँ पर जो है गर्म पानी का कुंड भी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और चलिए मैं दिखाता हूँ आपको पूरा यमुना का व्यू। और इसमें लोग जो है साड़ियाँ चढ़ाते हैं। मान्यता है कि इससे यमुना माता खुश होती है। और दोस्तों ये है गर्म पानी का कुंड। यमुनोत्री में गर्म पानी का कुंड है जिसे सूर्य कुंड भी कहा जाता है। एक प्राकृतिक तापीय झरना है जो मंदिर के पास स्थित है। यह कुंड धार्मिक महत्व रखता है और कहा जाता है कि इसमें स्नान करने से यमराज की यातना से आपको मुक्ति मिल जाती है। कुंड का पानी बहुत ही गर्म होता है। इसमें आप आलू और चावल भी पका सकते हैं। तो दोस्तों सूर्य कुंड में स्नान करने के बाद अब बारी है मुख्य मंदिर में जाने के लिए। और मुख्य मंदिर जो माता यमुना का मंदिर है, साथ में माता सरस्वती और गंगा की भी मूर्ति है इस मंदिर में। चलिए मैं आपको मंदिर जो है विस्तृत रूप में दिखाता हूँ। और लीजिए दर्शन कर लीजिए माता यमुना के और साथ में माता सरस्वती और गंगा जी के। बोलिए हर हर यमुना माता, हर हर गंगे, हर हर सरस्वती। और माता यमुना के दर्शन करने के बाद आगे चलते हैं हम भगवान सूर्य के दर्शन करने और सूर्य कुंड के दर्शन करेंगे, जहां पे मान्यता के चावल और वह आलू पकाए जाते हैं। और यहाँ पर है भगवान सूर्य की 7 घोड़ों पे सवार मूर्ति। भगवान सूर्य को जो है माता यमुना के पिता की संज्ञा दी गई है और ऐसा कहा जाता है कि माता यमुना जो है सूर्य की पुत्री थी और यमराज की बहन। और दोस्तों यमुनोत्री में सूर्य कुंड के गर्म पानी में पके चावल और आलू की पोटली में बांधकर पकाया जाता है, जो प्रसाद के रूप में माना जाता है। श्रद्धालु इस गर्म पानी में पोटली में चावल और आलू डालकर पकाते हैं। पके हुए चावल और आलू को मां यमुना को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इस प्रक्रिया को धार्मिक रूप से माना जाता है और भक्त इसे आस्था के प्रतीक के रूप में स्वीकार करते हैं। सुखाने से खराब नहीं होगा। घर ले जाकर थोड़ा चावल अपने धनभंडार में रखेगा, थोड़ा चावल अपने धनभंडार में रखेगा अनुर्धन की वृद्धि के लिए। बाकी मंगलवार के दिन खीर बनाकर प्रसाद के रूप में सब परिवार में बांटते। हाँ, महाप्रसाद है माता जी का यमुनोत्री धाम का मुख्य प्रसाद। दक्षिणा कर दीजिए माता जी।
और दोस्तों मंदिर में माता के दर्शन करने के बाद हम बाहर मंदिर प्रांगण में आए और बाहर से मंदिर प्रांगण का दृश्य बहुत ही अद्भुत था। चारों तरफ जो है पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ माता का मंदिर बहुत ही सुंदर और अद्भुत दिखाई दे रहा था। अगर आप ये दृश्य देखेंगे तो आप अपनी आंखों में समेट लेंगे जैसे कि मैंने समेटा। और दोस्तों मैं अभी हूँ यमुनोत्री से लगभग 30-35 किलोमीटर पहले, क्योंकि मैं आया था यमुनोत्री के लिए। तो मैंने जो है अपना स्टे किया वापस यमुनोत्री में। कल मैंने यात्रा की और मुझे लेट नाइट हो गया था, तो लगभग 10-10:30 का टाइम था। तो मैंने यहाँ स्टे किया और मेरे पीछे की आप लोकेशन तो देख ही रहे हैं, कितनी ज़बरदस्त है। तो आज का मेरा है तो आज की मेरी यात्रा जो होगी वो होगी गंगोत्री के लिए। तो यहाँ से बस निकल ही रहे हैं और देखते हैं। मौसम तो बहुत ही प्लीजेंट है, ज़्यादा बारिश ना हो, हल्की हल्की होती रहे, इस तरह का मौसम हो तो बढ़िया है, क्या बात होगी। और चलिए आगे चलते हैं। और दोस्तों यमुनोत्री के पास ही हमने स्याना चट्टी पे जो है स्टे किया था अपना। स्याना चट्टी एक बहुत ही सुंदर जगह है, यमुनोत्री के पास है और बहुत ही सुंदर जगह होने के साथ साथ ये देखने वाली जगह भी है। बट हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो गई थी कि हमारी जो है गाड़ी स्याना चट्टी पे ही कुछ दूर किलोमीटर चलते ही खराब हो गई और हमें वहाँ रुकना पड़ा। 4 से 5 घंटे हमारे खराब हो गए और मैकेनिक आया, उसके बाद गाड़ी हमारी ठीक हुई। बट हमने वहाँ जो है टाइम का यूज़ किया, खाना वाना बनाया और उसके बाद वापस मंजिल की तरफ चल गए। और दोस्तों मैंने अपनी यात्रा जो है यमुनोत्री से स्टार्ट की, यानी कि दिल्ली से मैं यमुनोत्री गया और यमुनोत्री के बाद मैं उत्तरकाशी स्टे करने के बाद अब गंगोत्री जा रहा हूँ। मैंने उत्तरकाशी में स्टे किया और उत्तरकाशी से स्टे करने के बाद 100 किलोमीटर दूर है गंगोत्री। लगभग 4 से 5 घंटे का सफ़र यहाँ पर तय करूँगा मैं और उसके बाद मैं गंगोत्री पहुँचूँगा। और दोस्तों मैं जैसा कि मैं हूँ उत्तरकाशी में, मैंने यमुनोत्री की यात्रा अपनी पूरी की। यमुनोत्री धाम कल मैंने कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने नाइट में स्टे किया उत्तरकाशी में, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। अगर आप जा रहे हैं गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम जा रहे हैं और उत्तरकाशी में अगर रुकने का मौका मिले तो आप ज़रूर रुकिएगा। व्यू देखिए कितना शानदार व्यू है मेरे पीछे। और दोस्तों उत्तरकाशी से गंगोत्री का रास्ता बहुत ही एडवेंचरफुल है, बहुत ही सुंदर रास्ता है। यहाँ पे आपको कई डैम, झरने और पहाड़ों से घिरी हुई, घाटियों से घिरी हुई जगह मिलेगी और जिससे आपका जो है मन खुश हो जाएगा। और दोस्तों ये है मनेरी डैम, भारत के उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में भागीरथी नदी पर बना एक कंक्रीट का गुरुत्व बांध है। ये उत्तरकाशी से लगभग 8.5 किलोमीटर पूर्व में स्थित मनेरी में बना है और बांध का जो प्राथमिक उद्देश्य है पानी को एक सुरंग में मोड़ना है जो 90 मेगावाट यानी कि 120,000 HP
रन ऑफ द रिवर तिलोत पावर प्लांट का पानी उपलब्ध कराता है। और दोस्तों आप मेरे राइट साइड में देख रहे होंगे तो शिव मंदिर है, जिसमें लक्ष्मी गणेश जी की, माता पार्वती, शिव भगवान की बड़ी बड़ी मूर्तियां आपको देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही सुंदर है। और दोस्तों गंगोत्री जो है चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ, नदियों झरनों से घिरा हुआ स्थान है, बहुत ही सुंदर है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी बहुत ही सुंदर है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरियाली और चारों तरफ जो है आपको झरने, नदियाँ देखने को मिल जाती हैं। तो रास्ता बहुत ही एडवेंचरस होने वाला होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। गंगोत्री धाम के पास एक छिपा हुआ रतन हर्षिल एक शांत हिमालयी गांव है, जो बर्फ से ढके पहाड़ों, देवदार के जंगलों और सेब से घिरे हुए बागों से घिरा हुआ एक छोटा सा मिनी रतन है। भारत के मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर है। यहाँ पर समय जो है रुक जाता है। प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग के समान है हर्षिल। और दोस्तों आगे है गंगोत्री नेशनल पार्क। देश के सबसे प्राचीन जंगलों में से एक है गंगोत्री का राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा करें। हरे भरे शंकुधारी जंगलों, शानदार घास के मैदानों और राष्ट्रीय ग्लेशियरों से भरे हुए आश्चर्यजनक और मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता हुआ है ये राष्ट्रीय उद्यान। धरती पर स्वर्ग की एक झलक देता है आपको। सबसे लोकप्रिय ट्रैकिंग ट्रैकों में से एक है गोमुख तपोवन ट्रैक का घर, जो कि आपको प्रकृति के साथ फिर से जोड़ेगा और आपकी कीमती परिदृश्य से आपको आश्चर्यचकित कर देगा। और दोस्तों जो है सुंदर दृश्य आपको जो है भर भर के मिलेंगे, यहाँ पर चारों तरफ आश्चर्यचकित कर देंगे। और फाइनली हम आ गए जो गंगोत्री धाम के पास, और यहाँ पर जो है आगे बड़ी गाड़ी नहीं जा पाएगी, बस आप छोटी कारें जो हैं आप यहाँ से आगे तक जाएंगी, वो भी सिर्फ पार्किंग तक जाती है। तो आप यहाँ से व्हील चेयर कर सकते हैं। अगर कोई चलने में बिल्कुल असमर्थ है या नहीं चल सकता है, बूढ़े हैं आपके या बच्चे छोटे हैं, तो आप व्हील चेयर यहाँ से कर सकते हैं। 500 में आपको आना जाना कर देंगे। और ये वॉशरूम है यहाँ पर एकमात्र। और दोस्तों इसके आगे भी वॉशरूम आपको मिल जाएंगे। और आपको लगभग 1 किलोमीटर मुश्किल से चलना होगा। नॉर्मल और इजी ट्रैक है, आपको चलते जाना है। और ये देखिए गेट, गंगोत्री का गेट आपको दिख जाएगा। और इसके बाद आप चलेंगे तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन काउंटर मिल जाएगा, जहाँ से आप टोकन ले सकते हैं। वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन चेक कराना होगा और उसके बाद आगे आपको जाना होगा।
दोस्तों गंगोत्री के बारे में कहावत है कि हिमालय की गोद में बसा ये तीर्थ स्थल जहाँ गंगा माँ ने धरती को कृतार्थ किया था। पुराणों के आधार पर स्वर्ग की बेटी गंगा देवी ने नदी के रूप में राजा भागीरथ के पूर्वजों को पाप मुक्त किया था। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने गंगा देवी का वेग कम करने के लिए अपनी जटाओं में धारण कर लिया था। भागीरथी के दाएं तट पर गंगा देवी को समर्पित गंगोत्री मंदिर है जो कि 18वीं शताब्दी से निर्मित है। यह तीर्थ स्थल समुद्र तल से 3140 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और मेरे पीछे यहाँ से गोमुख का रास्ता है, 18 किलोमीटर ये वॉक करके जाना पड़ेगा, यानी कि ट्रैक करके गोमुख पैदल मार्ग। और दोस्तों गोमुख भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमानी का अंतिम छोर है जहाँ से भागीरथी नदी आरंभ होती है, यानी कि गंगा नदी का उद्गम स्थान है। और ये 4023 मीटर यानी कि 13,200 फुट पर स्थित है। ये स्थान हिंदू धर्म में एक पवित्र स्थल व तीर्थ है। और दोस्तों यहाँ पर आपको जो है कई शॉप्स वगैरह मिल जाएंगे, खाने पीने के कई ऑप्शन मिल जाएंगे, स्टे के कई ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आप ये बाजार में जो है एक गो थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों ये सामने है गंगोत्री मंदिर का मेन गेट है। यहाँ पर इसके आगे आप चप्पल जूते पहन के नहीं जा सकते, तो चप्पल जूते यहीं पर उतार के और प्रसाद लेके आप आगे जाएंगे। एक दुकान से एक दुकान चल जाओ। बजाता हूँ, ऐसे बजाना। और दोस्तों अभी हम हैं गंगोत्री धाम में, और जो मेरे लेफ्ट हैंड पे आप देख रहे होंगे मंदिर है और राइट हैंड पे आप देख रहे होंगे लाइन लग रही है अभी। तो यहाँ पर जो है अगर मॉर्निंग में जो है थोड़ा सा आपको रश मिलेगा और बाद में ये रश थोड़ा सा कम हो जाता है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और ये देखिए पूरे जो है गंगोत्री धाम का मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। और दोस्तों मंदिर में माता गंगा के दर्शन करने से पहले हम जो है गंगोत्री में स्नान करेंगे और उसके बाद जाएंगे। और आप सामने देख रहे हैं भागीरथी टेम्पल, जहाँ पे भागीरथ ने तपस्या की थी और माता गंगा को जो है स्वर्ग से धरती पर लाई थी। और ये आरती स्थल है, यहाँ पे रात को जो है शाम के टाइम आरती होती है गंगा। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कल कल बहती गंगा नदी भागीरथी। और देखिए पूरे वेग से जो है माता गंगा बह रही है और शोर तो आप सुन ही सकते हैं। हिमालय के भीतरी क्षेत्र में गंगोत्री धाम सबसे पवित्र तीर्थ स्थान में से एक है, जहां गंगा जीवन की धारा पहली बार पृथ्वी को स्पर्श करती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी गंगा ने कई शताब्दियों की अपनी गंभीर तपस्या के बाद राजा भागीरथ के पूर्वजों को पाप मिटाने के लिए एक नदी का रूप लिया था। भगवान शिव ने गंगा के गिरने के अपार प्रभाव को यानी कि वेग को कम करने के लिए उन्होंने अपने जो है जटाओं में उन्हें धारण कर लिया, जिससे उनका वेग कम हो गया। ये अपने प्राणिक स्रोत पर भागीरथी कहलाने लगी। और ये सामने मेन मंदिर माता का। और यहाँ से जो है लाइनें आपको मिलेगी। अभी जो लाइन आप कम है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लाइन कब किस टाइम कम आती है। और सामने है शिवालय।
और ये है बाबा काली कमली वाला यात्री निवास, जो कि बिल्कुल माँ गंगा के मंदिर के पास ही है, यानी कि गंगोत्री के बिल्कुल जस्ट बगल में। इसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। और यह है GMVN की लॉज गंगोत्री। और इसके साथ में ग्रेट गंगा गेस्ट हाउस। तो स्टे के काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। और देखिए दोस्तों, ये वह सीन सजीव किया गया है जब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया और उसके वेग को कम किया। गंगा मुख्य मंदिर के साथ ही शिवालय है, शिव मंदिर है, जहाँ पे आपको अवश्य दर्शन करने चाहिए। तो दोस्तों, गंगोत्री धाम के बहुत ही सुंदर दर्शन करने के बाद अब मैं वापस जो है प्रस्थान कर रहा हूँ। और यहाँ से मैं जो है केदारनाथ की तरफ जाऊँगा। केदारनाथ लगभग 400 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और बाई रोड ही मैं तय करूँगा। और चलिए केदारनाथ की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आगे आएगा आपका अगस्त्य मुनि, ऊखीमठ, और उसके बाद जो है फाटा पार करते हुए हम आगे पहुंचेंगे गुप्त काशी। गुप्त काशी के बाद रामपुर, सीतापुर, और उसके बाद आपका सोनप्रयाग। और दोस्तों, ऊखीमठ पार करते हुए हम पहुंच गए गुप्त काशी। और जैसे जैसे हम केदारनाथ की तरफ बढ़ रहे थे, यानी कि केदारनाथ के समीप पहुंच रहे थे, मौसम जो है चेंज होता जा रहा था। ठंड जो थी बढ़ती जा रही थी और मौसम सुहाना होता जा रहा था। और दोस्तों, जैसे ही हम उत्तराखंड में जो है गुप्त काशी की तरफ बढ़े, हमें रास्ते में कई जो है झरने देखने को मिले। हमने वहाँ रुक के थोड़ा रेस्ट किया और प्रकृति का आनंद लिया। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये ब्यूटीफुल झरना हमें दिखाई दिया। और दोस्तों, अभी हम गुजर रहे हैं फाटा की खूबसूरत गलियों से। ये है फाटा। 13 है, गौरीकुंड 19 है, केदारनाथ 35। और दोस्तों, आप केदारनाथ की जर्नी घोड़े खच्चर या बाई वॉकिंग भी कर सकते हैं। साथ में हेली सेवा यानी कि हेलीकॉप्टर सेवा आपको फाटा, सरसी और गुप्त काशी से मिल जाएगी। इसके लिए आपको ऑनलाइन या heli.irctc.co.in की साइट पर जाना होगा। और दोस्तों, हमने सोचा कि अभी रामपुर में स्टे करेंगे। देखते हैं, अगर रामपुर में ठीक ठाक जगह मिल गई तो ठीक है, वरना हम सोनप्रयाग में ही अपना स्टे करेंगे। और दोस्तों, रामपुर में हमें थोड़ा स्टे समझ में नहीं आया, इसलिए हमने सोनप्रयाग में रुकने का डिसाइड किया और यात्रा वहीं से शुरू करने का सोचा। और दोस्तों, हम वहाँ ना रुककर हम सोनप्रयाग की तरफ चल पड़े। सोनप्रयाग की तरफ जाते हुए मुझे एक बाइक की सवारी मिल गई और मुझे बाइक का सवारी करने का आनंद भी मिल गया। और मैंने अपना जो वीडियो बनाने से भी नहीं चूका, 360 यूज़ किया अपना और वीडियो बनाई।
और दोस्तों अगर आप अपने प्राइवेट वाहन से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको सोनप्रयाग की स्टार्टिंग में ही पार्किंग मिल जाएगी, मल्टी स्टोरी पार्किंग है। और दोस्तों मेरे पीछे है सोनप्रयाग की जो पार्किंग है, पार्किंग यानी कि बाइक पार्किंग और 4 व्हीलर पार्किंग, यानी कि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर। जैसे कि आप उधर देख रहे हैं 4 व्हीलर पार्किंग है और इधर है बाइक पार्किंग। और यहाँ से आपको जो शटल मिलेगी सुबह, अगर आप जब आते हैं 5 बजे से स्टार्ट होती है यहाँ पर, और क्यू में जाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन आगे चेक होते हैं। और आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, नहीं होगा तो आपको यहीं से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ऑफलाइन। तो इससे बेटर है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले से ही करके लाएं। यहाँ से आपको शटल मिल जाएगी, शटल 5 बजे से स्टार्ट हो जाती है। तो आप अगर पर्सनल कन्वेंस से आ रहे हैं तो यहाँ पर आप जो है पार्क कर सकते हैं। ये देखिए मेरे पीछे काफ़ी बड़ा स्पेस है। और आगे मैं दिखाता हूँ आपको क्लॉक रूम और होटल्स हैं जो सोनप्रयाग पे, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली होते हैं। डॉर्मेट्री की फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है यहाँ पर, तो सारी फैसिलिटी है यहाँ पर। आप अगर आ रहे हैं तो सोनप्रयाग स्टे करें, नहीं तो गौरीकुंड में आपको स्टे नहीं मिलता, लेकिन सोनप्रयाग में आप कर सकते हैं। हाँ भाई सही बात है, पंच गाड़ी, बस, ट्रक 200, कार, जीप 150, स्कूटर, मोटरसाइकिल 50 रुपीज़। और दोस्तों ये है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले का एक गांव है। और अगर आप जो केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जो है स्टे कर सकते हैं। गौरीकुंड में भी स्टे कर सकते हैं, बट गौरीकुंड में जो है साधन जो है ना सोर्सेस लिमिटेड है, तो हो सकता है वहाँ पे आपको स्टे ना मिले, प्रॉब्लम हो। तो इससे बेटर है कि आप सोनप्रयाग में स्टे करें। सोनप्रयाग भी कॉस्टली है एज पर माई एक्सपीरियंस, बट आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। तो दोस्तों केदारनाथ की ट्रैकिंग में आपको काफ़ी सामान की ज़रूरत पड़ेगी, यानी खाने पीने से लेकर वाटरप्रूफ जैकेट्स वगैरह, जो आपको यहाँ पर इजीली मिल जाएगा। आप यहाँ से खाने पीने का सामान ले सकते हैं, मेडिकल का सामान ले सकते हैं, और आपको स्टे की काफ़ी ऑप्शन जैसा कि दिख रहे हैं आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों सामने है क्लॉक रूम एंड डॉर्मेट्री। चलिए इसके बारे में पता करते हैं और प्राइस क्या है, एक 1 नाइट के कितने होता है देखते हैं। कितने का दोस्त? 300 रुपये। 300 रुपये का? हाँ, एक नाइट की? एक नाइट का, एक आदमी का। ठीक है। और क्या क्या फैसिलिटी मिली यहाँ पे? रजाई, चार्जर वगैरह मिले? ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों आज बहुत शानदार स्टे तो नहीं कहूँगा, बट यहाँ पे आपको रात बिताने के लिए डॉर्मेट्री मिल जाएगी। यहाँ पे आपको फैसिलिटी वगैरह मिल जाएगी, इसमें आपको रजाई वगैरह कंबल मिल जाएंगे, चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाएगी। आई थिंक उससे ही आपका काम चल जाएगा। बाकी नहाने धोने के लिए यहाँ पे वॉशरूम वगैरह अलग से आपको लेने पड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप सोनप्रयाग रुकना चाहते हैं तो सोनप्रयाग रुक सकते हैं, नहीं तो पीछे सीतापुर, रामपुर में भी स्टे के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। वहाँ पे फैसिलिटी आपको ज़्यादा मिल जाएगी और जो है लो बजट में आपका काम चल जाएगा। बट यहाँ पर थोड़ा सा शॉप्स वगैरह तो आपको सारी मिल जाएंगी, कपड़े से लेकर खाने पीने तक की, और बाकी मेडिकल्स या जो है फूड्स वगैरह की, और होटल्स रूम्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। होटल्स रूम भी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अगर होटल्स में रुकते हैं तो कितना आपको पे करना होगा, मैं दिखाता हूँ। मैं भी वहीं रुका था, क्लॉक रूम में आप रुक सकते हैं। क्लॉक रूम भी आपको, क्लॉक रूम प्लस क्या नाम है, आपको डॉर्मेट्री मिल जाते हैं। क्लॉक रूम 100 रुपीज़ पर बैग का लेते हैं। आपकी यात्रा करके आएंगे तो आपको सिर्फ 100 रुपीज़ पे करने होंगे। क्या करते हैं कि आप ज़्यादा सामान लेके आते हैं जिसको लेकर आप ट्रैकिंग नहीं कर सकते। ट्रैकिंग के लिए थोड़ा सामान ज़रूरी होता है, जो कि लिमिटेड होता सामान होना चाहिए, ज़रूरत का सामान होना चाहिए सिर्फ, कि इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। वो सामान लेकर आप ट्रैकिंग करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। सारा सामान लेके करेंगे तो ट्रैकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा वेट होगा उतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम ट्रैकिंग में होगी। तो दोस्तों अगर आप बेटर स्टे चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे होटल के ऑप्शन हैं, जैसे कि होटल भट्ट है यहाँ पर, और ये आगे देखेंगे आप, ये रेस्टोरेंट प्लस होटल है जो आप सामने देख रहे हैं। क्लॉक रूम भी है यहाँ पर, प्लस स्टे का भी है, डॉर्मेट्री भी है, प्लस आपको ये देखिए शुक्ला रेस्टोरेंट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। होटल सुदर्शन है आई थिंक। लगभग ये 500-700 मीटर का रास्ता है जिसमें आपको सारी फैसिलिटी आपको मिलेंगी। स्टे का ऑप्शन है, और राइट साइड में आपको जो है
पुलिस चौकी दिखेगी, पुलिस स्टेशन। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक कराना होगा, नहीं है तो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन बनवाना पड़ेगा। ऑफलाइन आपको यहाँ पे फैसिलिटी मिल जाएगी। इसके लिए आपका आईडी कंपलसरी है, आधार, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं कि 4 दिन यात्रा कैसे करें। और दोस्तों यहाँ पर जो है इस कैंप में आपको जो खोया पाया विभाग है, अगर आप कुछ खोता है या आपको कुछ मिलता है तो आप यहाँ पे इन्फॉर्म कर सकते हैं। ऑपरेशन मर्यादा के चलते आपको ये बताया जाता है कि किस तरह से आपको करनी चाहिए यात्रा। शांतिपूर्वक तरीके से कीजिए, शोर शराबा मत कीजिए ज़्यादा, और जो है गंदगी ना फैलाएं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसका आपको पालन करना होगा। और यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपको कोई मेडिकल इश्यू वगैरह है तो आप जो उसकी दवाई वगैरह साथ लेके चलें। बाकी जगह जगह पर कैंप भी हैं तो वहाँ इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो दोस्तों अभी हम हैं सोनप्रयाग में, जहाँ रजिस्ट्रेशन चेक होता है वहाँ पर है अभी हम। यानी कि रजिस्ट्रेशन चेक होता है वहीं के, अगर आप 10 कदम की दूरी पर ही है भट्ट जी गेस्ट हाउस, तो हमने वहाँ स्टे किया है। ये आपको मैं बताऊंगा कैसे स्टे किया है मैंने। आप इंडिविजुअल भी आके स्टे कर सकते हैं, रेट्स वगैरह मैं बता दूंगा। बाकी आप पैकेज के थ्रू भी आ सकते हैं, और मैं कैसे आया हूँ मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। और अभी मैं यहाँ आया हूँ, मुझे लगभग अभी टाइमिंग जो हो रही है 4:39 है। मैंने यहाँ चेक इन किया है, और इसके बाद जो है अभी मैं नाश्ता वगैरह कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ सोनप्रयाग कैसा है। तो ये होटल भट्ट जी, और आप सामने देख रहे हैं ये अंकल जी जो है ना, इन्होंने पैदल बिना पैरों के यात्रा की है, जिनकी आप रील भी देख रहे होंगे। और बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किया है इन्होंने, इन्हें सैल्यूट है। दोस्तों आपको कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जब आप ट्रैकिंग करेंगे, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है छतरी वगैरह। छतरी, रेनकोट जो यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा। गर्म जैकेट लाना भूल गए तो यहाँ से आप ले सकते हैं, क्योंकि माइनस में टेम्परेचर जाता है केदारनाथ का। और बैग्स वगैरह भी आप यहाँ ले सकते हैं, कंबल वगैरह जो भी आपको लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने इस लोकल से खरीदे ये चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली होता है जो आपको बेयर करना पड़ेगा बाद में। और ये होटल है शुभम, रूम एंड क्लॉक रूम अवेलेबल है, तो आप ये भी ऑप्शन में रख सकते हैं। और दोस्तों ये लास्ट ऑप्शन है, बस यहाँ तक ही जो है सोनप्रयाग में आपको शॉप्स वगैरह मिलेंगी। ये लास्ट शॉप है। और इसके बाद देखिए संकट मोचन हनुमान मंदिर आएगा, और इसके आगे लगभग आपको 500 मीटर पैदल चलना पड़ेगा। वहां से आपको जो है गाड़ी मिलेगी, शेयरिंग जीप मिलेगी, जिसके थ्रू आप गौरीकुंड जाकर अपनी यात्रा आरंभ करेंगे। वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं यहाँ से। और दोस्तों आप ये लेफ्ट हैंड पे जो रेलिंग देख रहे हैं, यहीं से होते हुए आपको लगभग 500 मीटर चलना पड़ेगा। और उसके बाद आपको जो है शेयरिंग जीप्स वगैरह आपको मिल जाएगी। 50 रुपीज पर पर्सन लेगी और आपको जो है गौरीकुंड तक छोड़ देगी, जहाँ से आपका जो सुगम यात्रा है केदारनाथ की, आपको वहां से स्टार्ट करना होगा। ये देखिए रेलिंग वगैरह। दोस्तों हमें जो ट्रैक जो था अपना अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट करना था। 4 बजे से हमने सोचा ट्रैक के लिए, और उससे पहले हमने सोचा कि सोनप्रयाग एक्सप्लोर कर लें, यहाँ की ब्यूटी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। तो मैं अपने साथ साथ आपको भी दिखाता हूँ। हेलो, और दोस्तों अभी हम हैं सोनप्रयाग जहां से आपका सफर स्टार्ट होगा केदार घाटी के लिए। लेकिन उससे पहले सोनप्रयाग के लिए आपको केदार घाटी के लिए जाना पड़ेगा आपको 6 किलोमीटर का सफर तय करके गौरीकुंड। और गौरीकुंड से आपकी ट्रैकिंग जो स्टार्ट होगी सुबह मॉर्निंग में 5 बजे ट्रैक स्टार्ट होता है, तो उससे पहले आप मत जाइएगा, क्योंकि 5 बजे आपको यहाँ से जो लोकल टैक्सी वहाँ पे पहुँचाएगी। अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आ रहे हैं तो आपको सोनप्रयाग में टैक्सी स्टैंड पे लगानी पड़ेगी। बाकी आप ट्रैकिंग के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो आप साथ रखिएगा, जैसे गर्म कपड़े, ग्लव्स वगैरह, और खाने पीने का सामान रखिएगा, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी आप रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है रास्ते में कॉस्टली सामान है, तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। और हाँ, बच्चों का अगर आपके साथ बच्चे हैं तो वूलन की चीज यानी कि गर्म कपड़े जरूर रखिएगा।
बाकी घोड़े से जाना चाहते हैं तो जाइएगा, यहाँ पे गवर्नमेंट रेट के जो है घोड़े कच्चर आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर आपके पास स्टिक वगैरह है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको ये बैम्बू स्टिक आपको रखनी होगी जो यात्रा में आपके लिए बहुत लाभदायक है। 50 रुपए की डंडी मिलती है आपको गौरीकुंड से यात्रा शुरू करने के लिए। दोस्तों ये है भटजी गेस्ट हाउस, जहाँ मैंने स्टे किया। 1100 रुपये पर पर्सन मुझे यहाँ पे पड़ा। और दोस्तों सोनप्रयाग में मेरा है डे 2 और टाइम हो रहा है आपका 4:29, यानी कि मैं ऑलरेडी जो है लेट हो गया। मेरा 4 बजे का मेरा प्लानिंग था कि मैंने सोचा था कि 4 बजे मैं रूम छोड़ दूंगा, बट अभी जो 4:30 ऑलरेडी हो चुके हैं। तो मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ रजिस्ट्रेशन चेक होगा, उसके बाद गाड़ी लेंगे और आगे जाएंगे गौरीकुंड तक। गौरीकुंड के बाद अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तो हर हर महादेव नाम लेते हुए यात्रा स्टार्ट करते हैं। चलिए रात का अभी मैं व्यू दिखाता हूँ आपको। ये देखिए अभी ये सोनप्रयाग है अंधेरा है और हमें वहाँ जाना है। चलिए चलते हैं। और ट्रैक हमने जो स्टार्ट कर दिया है, 5:08 है और ट्रैक जो हमने स्टार्ट कर दिया है सोनप्रयाग से। अब आगे की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा अंधेरा है, जैसे उजाला होगा व्यू में आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों सोनप्रयाग से जो गौरीकुंड है ना, उसका रास्ता लगभग 5 से 6 किलोमीटर होता है और 30 से 45 मिनट्स इसमें लगते हैं डिपेंडिंग ट्रैफिक। तो मोस्टली 30 to 45 मिनट्स ही लगते हैं। आगे बैठ जाए क्या? आगे बैठ सकते हैं। और देखिए गाड़ी चलने वाली है और धीरे धीरे जो है सवेरा हो रहा है, उजाला दिखाई दे रहा है। और इस जो शेयरिंग टैक्सी का जो फेयर होता है ना, 50 रुपीज़ पर पर्सन देते हैं गौरीकुंड तक का। और दोस्तों देखिए ट्रैफिक मिला हमें थोड़ा और हम गौरीकुंड पहुंच चुके हैं। और जैसे जैसे क्या नाम है ये दिन आगे बढ़ते रहेंगे, यानी कि चारधाम यात्रा जो स्टार्ट हो चुकी है और अभी हम ओपनिंग सेरेमनी के लिए जा रहे हैं। तो जैसे जैसे यात्रा स्टार्ट हो जाएगी तो ट्रैफिक भी उसके हिसाब से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखिए आप सोर्सेस हैं, आप पिट्ठू पे जा सकते हैं, खच्चरों पे जा सकते हैं। तो जैसा आप यात्रा करना चाहें कर सकते हैं। है ना? हर हर महादेव। हर महादेव। और दोस्तों जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, नेचर अपनी जो खूबसूरती बिखेर रहा है वो हम देखते रहेंगे। और पहुंच गए हम गौरीकुंड। और यात्रा शुरू करने से पहले सबसे पहले एक नाश्ता हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो हमने यहाँ स्टे किया थोड़ी देर, नाश्ता करके फिर हम अपने आगे चले गौरीकुंड माता मंदिर। और दोस्तों हमने ये यात्रा अपनी 1 मई को की थी और 1 मई को जो था भगवान भोलेनाथ की जो डोली थी ना, गौरीकुंड से जानी थी। तो लोग वेट कर रहे थे डोली जाने का, बट हमने सोचा कि हम आगे चलते हैं क्योंकि डोली बहुत तेजी से चलती है हमारे मुकाबले, और हुआ भी ऐसे ही था। और दोस्तों सामने आप देख रहे हैं तृप्त कुंड है, वहाँ पे आपको गर्म पानी मिलेगा, नेचुरली गर्म पानी होता है और आप वहाँ नहा सकते हैं और अपनी यात्रा आगे कर सकते हैं। और देखिए ये है गौरीकुंड। गौरीकुंड में भी आपको स्टे के ऑप्शन मिल जाएंगे, बट यहाँ पे जो है सोर्सेस जो है लिमिटेड होते हैं, यानी कि काफ़ी कम होते हैं। तो इससे बेस्ट है कि आप पीछे रुकें, यानी कि सोनप्रयाग वगैरह, सोनप्रयाग हुआ, सीतापुर, रामपुर, आप वहाँ स्टे कर सकते हैं और थोड़ा जल्दी उठ के आप अपनी यात्रा कर सकते हैं जैसे हमने की।
और दोस्तों ये है घोड़ा खच्चर प्रीपेड काउंटर। तो आप यहाँ से जो है घोड़ा या खच्चर आप यहाँ से ले सकते हैं। ये प्रीपेड काउंटर है जो गवर्नमेंट रेट पर होता है। दोस्तों ये है पहला माइलस्टोन जो कि दिखा रहा है केदारनाथ 15.5 किलोमीटर और जंगल चट्टी 3.5 किलोमीटर है। बट जो है इसके भरोसे मत रहिएगा, आप रास्ता थोड़ा सा ज़्यादा होता है और आपके चलने के ऊपर और आपकी शारीरिक क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। और दोस्तों गौरीकुंड जो है टैक्सी स्टैंड से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर चलने पर ये मेन गेट आता है जहाँ से एक्चुअली यात्रा स्टार्ट होती है केदारनाथ। और दोस्तों अभी हमें गेट पे यात्रा गेट जहाँ से स्टार्ट होगा गौरीकुंड में अगर आप आते हैं एंट्री करने के लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर चलने के बाद आपको ये मेन गेट दिखाई देगा। यहाँ से आपकी यात्रा स्टार्ट होगी जो कि लगभग 16 किलोमीटर ऐसा है। मतलब जो बैनर लगा था 16 किलोमीटर का लगा था साइनेज। बाकी आप देखते हैं आगे स्टार्ट करते हैं। जो जय बोले की हर हर महादेव, बम बम बोले। बम बम बोले। और गेट जो है पार कर लिया मेन गेट, आगे चल रहे हैं अभी। तो आप जैसे मर्जी यात्रा कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर के थ्रू आ सकते हैं यहाँ पर, घोड़े खच्चर के थ्रू सरकारी रेट आपको देखने को मिल जाएंगे या फिर आप ले सकते हैं। तो वैसे तो यात्रा आप अपने पैरों पे ही कीजिए, वही यात्रा सफल होती है। लेकिन आप चलने में असमर्थ है तो घोड़े खच्चर वगैरह का आप यूज कर सकते हैं। नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखेंगे आपको, कान तो लगेगी बट लेकिन नज़ारे जो है अभी दिखेंगे। अरे नज़ारे एंजॉय करते हुए जाएंगे तो आपको थकान नहीं दिखेगी। बर्फ़ के जो है पहाड़ दिखना स्टार्ट हो गए, वो देखिए। कष्ट के दिखेगी। और जंगल चट्टी यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भैरवनाथ मंदिर चीरबासा। दिल्ली से। और यहाँ से लगभग 13 किलोमीटर दूर है केदारनाथ। तो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन नज़ारे जो है बहुत अच्छे होते हैं। इसके बाद यहाँ से जाएगी ये सारा। और ये महादेव की डोली आप जैसे कि देख रहे हैं। भोले भोले हर हर महादेव। और दोस्तों महादेव की डोली देखना अपने आप में एक सुकून सा मिलता है। अगर आप ये देख रहे हैं इस टाइम पर अगर हैं आप तो आपका मन बहुत ही रोमांचित हो जाता है और मन जो है हर हर महादेव बोलता है।
और जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ेंगे आपको रास्ते में हनुमान जी का मंदिर भी देखने को मिलेगा। ये एक सिद्ध हनुमान मंदिर है, यहाँ पर आप हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ से जो है 10.5 किलोमीटर है केदारनाथ जो मेन मंदिर है। ऐसा है, ऐसा मतलब बोर्ड पे लगा हुआ है। बाकी देखते हैं कितना है और कैसा रास्ता है, आगे मैं दिखाता हूँ अपने साथ साथ। हर हर महादेव। और दोस्तों अगर आप केदारनाथ मंदिर की ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, यानी कि पैदल यात्रा कर रहे हैं, सोनप्रयाग होते हुए गौरीकुंड से होते हुए केदारनाथ की तरफ, तो आपको जो है बहुत सारे सीनरीज यानी कि बहुत ही रोमांचित दृश्य आपको देखने को मिलेंगे, जिनसे आपका दिल खुश हो जाएगा। कुदरत ने अपना जो है खूबसूरती बिखेर रखी है। नेचर ही ऐसा होगा कि आप देखते रह जाएंगे। और ये भीमबली बेस कैंप है, यहाँ पे भी आप रुक सकते हैं। कमरे अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ स्टे कर सकते हैं। तो ये सामने आप रास्ता देख रहे हैं ना, ये रास्ता है घोड़े खच्चर के लिए पैदल मार्ग। और ऐसे जा रहे हैं और इधर से जाएंगे केदारनाथ के लिए पैदल यात्री जो है। इस पर जो है खच्चर इस तरफ से खच्चर नहीं चलेंगे, पैदल यात्री ही जाएंगे। और ये देख सकते हैं आप कल बहती नदी। दोस्तों केदारनाथ ट्रैक में आपको काफ़ी सारे जो है प्राकृतिक नेचुरल झरने मिलेंगे, वाटरफॉल, जिनसे आप पानी पी सकते हैं। पानी एकदम शुद्ध होता है लेकिन ठंडा होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और ऐसे ऐसे रास्ते भी आपको मिलेंगे साथ में देखने को। दोस्तों ये है रामवाड़ा ब्रिज, जहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। देखिए और दोस्तों केदारनाथ ट्रैकिंग जो है इजी नहीं होती है। यहाँ पर जो रास्ता है ना वो ग्लेशियर काट के बनाया गया होता है। तो रास्ते में आपको काफ़ी ग्लेशियर मिलेंगे जिनको काट कर रास्ता बनाया गया है ताकि पब्लिक इजीली पास हो सके। और दोस्तों पहाड़ी मौसम का कुछ भरोसा नहीं होता। सिर्फ केदारनाथ में नहीं, हर जगह ऐसा होता है कि पहाड़ पे कब मौसम चेंज हो जाता है, आप कुछ अनुमान नहीं लगा सकते। केदारनाथ में जो था, हमने ट्रैकिंग की थी, अच्छी खासी धूप निकली थी और छोटे लिंचौली आते ही मौसम बिगड़ गया, बादल आ गए एकदम से और बारिश हुई ओलों के साथ। और इस वक्त हम छोटे लिंचोली और बारिश का मजा लेते हैं। बारिश कितनी ज़बरदस्त हो रही है। तो दोस्तों अगर ट्रैकिंग पे बारिश हो जाती है तो सबसे अच्छा आपका फ्रेंड होगा रेनकोट। आपके पास एक अच्छा रेनकोट होना चाहिए। अगर आप रेनकोट भूल गए हैं तो आपको सोनमर्ग या गौरीकुंड से 100 रुपीज़ या 150 रुपीज़ का एक रेनकोट मिल जाएगा, जिसको आप पहनकर ट्रैकिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है अपने लोकल से ही रेनकोट लाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। सात का मतलब है 60,000। और देखिए दोस्तों व्यू देखिए, व्यू बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। और अभी थोड़ी बारिश बंदी हुई थी, एक बार फिर से जो है बादल आ गए।
हो गई। तो ये बादल हमारे ऊपर आ गया जिससे बारिश हो गई है। ये देखिए ग्लेशियर है जो मैं ग्लेशियर तक पहुंच गए। बारिश जो है लगातार हो रही है और ग्लेशियर जहाँ पर मिलता है फर्स्ट ग्लेशियर इसी बीच में से होके जाते हैं वहाँ आ चुके हैं। लेकिन इसी मिट्टी की चीज़ें इसमें तो गंदी लग रही है ना। लेकिन ठोस बर्फ है हैं? बर्फ बड़ी ठोस है। सत्य देख ग्लेशियर ही है भाई। बर्फ होती तो घुस जाते अंदर। अभी ऊपर और मिलेगी, ऊपर से पूरा 500 मीटर बर्फ में जाओगे। फाइनली यहाँ पे जो है बर्फ का ग्लेशियर मिला। इसके ये पूरा भरा होता है। मेरे ये रास्ता बर्फ काट के बनाया गया है, यानी ग्लेशियर काट के बनाया है। इसके बीच में से हम जा रहे हैं। केदारनाथ अभी भी 6 किलोमीटर है यहाँ से। बेस कैंप 4.4 5 रानी कैंप 2 बड़े लिंचोली 1 और वो यहाँ पर जो है केदारनाथ है उस घाटी के पीछे। और ये सेकंड जो है ग्लेशियर आप देख रहे हैं, ये ग्लेशियर आ रहा है जिसको काट के रास्ता बनाया है। और कैंपिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप देखेंगे यहाँ पे जो है होटल्स वगैरह और कैंपिंग आप देख सकते हैं। बाकी मैं चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको ऑप्शन कौन कौन से हैं। सेकंड ग्लेशियर है जिसके अंदर से हम निकल सकते हैं। ये जो है बेस कैंप यानी कि मंदिर से पहले ही पड़ता है। पहला हमने पीछे देखा और दूसरा ये है जो बेस कैंप से थोड़ा इजी टू मॉडरेट होती है यहाँ की ट्रैकिंग। अगर आप थक गए हैं, आगे जाना नहीं पॉसिबल है, तो आपको कैंप की सुविधा मिल जाएगी। आप यहाँ कैंप में रह सकते हैं और अगले दिन अपनी चढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। यह है बड़े लिंचोली, ये है बड़े लिंचोली। और ये टेंट था जो हमने लिया था, इसका प्राइस भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। तो ये 3 से 4 लोगों के लिए सफिशिएंट है। आप देख रहे हैं जैसे इसमें ग्लाइड चार्जिंग पॉइंट मिल गई थी मुझे और इसमें जो है बैट वगैरह तक के मिल गए थे। इससे अगर आपको जो है रूम्स वगैरह नहीं मिलते, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे रूम्स पहले से ही फुल हो जाते हैं, तो आप टेंट में रात गुजार सकते हैं क्योंकि इसमें सफिशिएंट रज़ाई वगैरह आपको मिल जाती है। बट आपको बाहर जो पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह यूज़ करना पड़ेगा और पानी की जो शॉर्टेज है यहाँ पे वो देखना पड़ेगा, गर्म पानी वगैरह थोड़ा सर्च करना पड़ेगा आपको। और दोस्तों हमारा है केदारनाथ में डे 2। दिखा दूंगा कि मैं किस टेंट में रुका था। तो ये टेंट है जहाँ पे मैं रुका था। 300 रुपये से स्टार्ट है टेंट यहाँ पर और 300 से अगर ज़्यादा है तो ये वाला 1000-1200 में आपको मिल जाएगा। और जैसे आप देख रहे हैं सामने टॉयलेट, वॉशरूम, टॉयलेट लाइन लगी हुई है यहाँ पर। तो यही है टेंट में फैसिलिटी वगैरह नहीं मिलेगी आपको टॉयलेट वॉशरूम की। और नहाने के लिए भी आपको जो है काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। अभी जो इंतज़ाम जो है ना यहाँ पर नहीं है इतने। तो ये सब चीज़ें मैंने देख के आइएगा। अगर आप होटल बुकिंग से आ रहे हैं, मतलब आपने जो है होटल या फिर पैकेज ले रखा है, टूर पैकेज ले रखा है, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन बट उससे कंफर्म कर लीजिएगा जिस भी टूर पैकेज से कि क्या क्या फैसिलिटी है, क्योंकि बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है कि ये नहीं कर सका। तो सब चीज़ें देख के आइएगा। बाकी पूरा ओवरव्यू मैं देता हूँ आपको यहाँ का। और ये सामने आप देख रहे हैं GMVN के नया गेस्ट हाउस जो अभी बना है।
ये सब ऑनलाइन बुकिंग होती है यहाँ पर। रिसेप्शन पे आके भी पता कर सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों लास्ट नाइट जो था काफ़ी थक गए थे, लेट हो गए थे आने में, तो हम अपने कैंप में ही सो गए। हमने रात को दर्शन नहीं किए थे, लेकिन अभी जो दर्शन करने जा रहे हैं और जो मन में भाव है ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। इतनी एक्साइटमेंट है, इतने रोमांचित हो रहा हूँ कि भगवान के दर्शन करूंगा मैं। केदारनाथ भगवान का द्वार जो है कैसे सजा रखा है, मंदिर कैसे सजा रखा है, क्या क्या इंतजाम है, तो सारी चीज़ें देखेंगे हम। और पीछे भीमशिला है, उसको भी देखेंगे। अभी फिलहाल दर्शन करने चलते हैं महादेव के। और देखिए दोस्तों, क्राउड देखिए, क्राउड जबरदस्त है यहाँ आज ओपनिंग सेरेमनी पे, जो देखते ही बनता है। श्रद्धालुओं की भीड़ जो है सुबह मॉर्निंग में ही लग जाती है 3-4 बजे से, और जो है सेना बैंड तो कमाल ही कर रहे हैं। अब आगे से दर्शन करते हैं महादेव के। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर और दोस्तों मेरे पीछे है भीमशिला। ये वही भीमशिला है जो 2013 की आपदा में मंदिर को बचाया, पीछे बह के आ गई और पूरे मंदिर को कवर किया। पानी जो है डाइवर्ट हो गया इसी शिला से, और सबसे ये पूजी जाती है भीमशिला के नाम से। मैं दिखाता हूँ आपको। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले। दोस्तों केदारनाथ मंदिर में जो है क्राउड हमेशा ही रहता है, और इस बार क्राउड मैनेज करने के लिए जो है टोकन सिस्टम का जो है प्रबंध किया गया है कि टोकन सिस्टम आपको दिए जाएंगे, उसमें टाइमिंग आपकी मेंशन होगी। और मैं आपको बताता हूँ कि लाइन जो है ना ओम पर्वत से स्टार्ट हो जाती है, यानी कि ओम का स्टेचू जहाँ पर रखा है स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, वहाँ से लाइन स्टार्ट हो जाती है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से जो है 500 मीटर पे ही, मुश्किल से 400 मीटर होगा, 300-400 मीटर केदारनाथ मंदिर।
और दोस्तों इस ओम स्टेचू के साथ ही ना आपको जो है हेलीपैड दिखाई दे जाएगा, जो केदारनाथ का मेन हेलीपैड है, जहाँ से उतरने के बाद आपकी केदारनाथ की यात्रा 1 किलोमीटर या उससे कम रह जाती है। तो हेलीपैड है, अगर आप आए तो इस बात का ध्यान रखिए। तो दोस्तों वैसे तो हेलीकॉप्टर का जो टिकट है ऑनलाइन ही बुक होता है, बट आप ऑफलाइन भी आप ट्राई कर सकते हैं, या किसी की बुकिंग कैंसिल हो गई हो या फिर इनके पास जगह वगैरह होती है तो आप ऑफलाइन भी ट्राई कर सकते हैं, और आपके पास मौका मिल गया तो आप इससे जा सकते हैं और हेलीकॉप्टर की यात्रा का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों 4 धामों में तीसरा धाम यानी कि केदारनाथ की यात्रा यहीं पे संपन्न हुई है। तो आगे चलते हैं बद्रीनाथ धाम, जो यहाँ से 220 किलोमीटर दूर है और जहाँ पे पहुंचने में लगभग 10 से 12 घंटे का टाइम लगता है। और चलिए यात्रा स्टार्ट करते हैं बद्रीनाथ धाम की। तो ये होटल है मातृ छाया होटल है। तो बद्रीनाथ की तरफ आप जा रहे हैं, आप या जोशीमठ की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने जब बद्रीनाथ की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में हमें लेट नाइट हो गई थी, तो हमने यहाँ पे स्टे किया। ये है मायापुर चमोली में, और चमोली ये काफ़ी अच्छी जगह है, शांत जगह है। तो अगर आप इस साइड आ रहे हैं तो यहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। जो हमें स्टे प्रोवाइड हुआ था ये हुआ था, मैं दिखाता हूँ आपको कैसा है। हमारा 3 लोगों का स्टे था। अभी जो सामान बिखरा पड़ा है क्योंकि हम चेकआउट कर रहे हैं, वॉशरूम वगैरह काफ़ी ठीक था और अपना स्टे कर सकते हैं। अगर आप टाइम है तो आप जा सकते हैं आगे जोशीमठ या बद्रीनाथ पे भी रुक सकते हैं। तो लेकिन हम यहाँ रुके थे। मैं आपको पूरे होटल का ओवरव्यू देता हूँ, और ये देखिए कितना बढ़िया जो है व्यू आता है यहाँ से। और दोस्तों हम आ गए हैं जोशीमठ या ज्योतिर्मठ। भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में ये स्थित एक नगर है। और दोस्तों अभी हम हैं बद्रीनाथ हाईवे पर, यानी कि यहाँ से सीधा जाएंगे तो बद्रीनाथ मंदिर की तरफ जाते हैं, और रास्ते में पड़ता है विष्णु प्रयाग, यानी कि एक तरफ है विष्णु नदी और दूसरी तरफ है अलकनंदा, जिनका मेल होता है। और ये संगम है भाई, और ये देखिए तो सामने से आ रही है विष्णु नदी, ये अलकनंदा। विष्णु प्रयाग है। और दोस्तों जैसे जैसे हम बद्रीनाथ धाम की तरफ बढ़ते जा रहे थे, कुदरत जो अपनी खूबसूरती बिखेरती जा रही थी, और चारों तरफ जो है ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हरियाली देखते ही दिन बन गया हमारा। बहुत ही सुंदर था चारों तरफ। और दोस्तों एक अच्छी यात्रा के लिए, अच्छी 4 धाम यात्रा के लिए आपको चाहिए कि आप पहले से रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है रजिस्ट्रेशन चेक होता है। हमारा भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चेक हुआ, तो हम 3 लोग प्लस एक गाइड और एक ड्राइवर थे। और दोस्तों इसी रास्ते में बद्रीनाथ के पास स्थित हनुमान चट्टी, यहाँ भीम का घमंड श्री हनुमान जी ने तोड़ा था। महाभारत के समय में जब हनुमान जी यहाँ पर आए तब उन्होंने
हनुमान जी की पूंछ हटाने के लिए बोला, बट भगवान जी ने बोला कि खुद ही पूंछ हटा लो, तो वे पूंछ हटा नहीं पाए थे। और यहीं पर उनको पता चला कि ये पवन पुत्र हनुमान जी हैं, और वहीं पर भीम जी का जो है घमंड टूट गया था। तो दोस्तों, अगर आप अकोमोडेशन या होटल स्टे चाहते हैं तो यहाँ पर काफ़ी होटल्स वगैरह हैं, आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, तो बट आपको यहाँ पर स्टे मिल जाएगा, तो आप यहीं पे स्टे करके बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं। तो इसलिए आप अगर आना चाहते हैं यहाँ पर तो यहाँ स्टे कर सकते हैं, अथवा जोशीमठ पे भी स्टे कर सकते हैं। और दोस्तों, फाइनली हम आ गए अपने एंड पॉइंट पे, यानी कि यहाँ से हमें जो है पैदल जाना पड़ेगा बद्रीनाथ धाम की तरफ। और जो है रजिस्ट्रेशन के बाद हमें टोकन नंबर लेना होगा। रजिस्ट्रेशन तो हमारे पास है, हमें टोकन नंबर लेना होगा ताकि हम यात्रा कर सकें और बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकें। और अभी हम पहुंच गए बद्रीनाथ धाम और जा रहे हैं वहीं पर। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपने साथ साथ। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए आग, तो यहाँ पर आपको एक आर्टिफिशियल कुंड बना रखा है जो बद्रीनाथ में है। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो इस कुंड के दर्शन करना मत भूलिएगा। और ये टोकन जो है ये मिला है अभी हमें निःशुल्क है। ये है BRO चौक। एंट्री करने के लिए आपको इस साइड से जाना होगा, इस साइड से एग्जिट है और सामने है बाबा का मंदिर। जितने भी लोग फोटो खींच रहे हैं रास्ते में खड़े न रहे, आगे बढ़ते रहे। रेलिंग पे जितने भी लोग हैं ये आगे बढ़ते रहे। मैं भी तो चाहता मैं 4 बार। और दोस्तों, मंदिर में जाने का रास्ता जो है राइट साइड से, जैसा आप देख रहे हैं। मैन मंदिर जाने का रास्ता, ब्रह्म कपाल और तरफ कुंड सब यहीं से होगा। बट आप देखेंगे तो राइट साइड में एक आपको लाइन दिखाई दे रही होगी, एक शेड्स दिखाई दे रहे होंगे। लगभग 2 किलोमीटर की लाइन थी जब हम यहाँ गए, और हमने लाइन में लग के जो है लगभग 4 से 5 घंटे में नंबर आया होगा। तो दोस्तों, चलते हैं आगे बद्रीनाथ धाम। और वो जो राइट साइड में आप लाइन देख रहे हैं ना, वो लाइन काफ़ी लंबी होती है, लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर तक लगती है। लेकिन जैसे जैसे इवनिंग होती है लाइन जो है ख़त्म होने के कगार पर आ जाती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, बद्रीनाथ धाम एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जो भगवान विष्णु को समर्पित है, और ये 4 धामों में से एक है। ये धाम अलकनंदा नदी के किनारे नर नारायण पर्वत के बीच स्थित है, जो भगवान विष्णु के चौथे अवतार नर और नारायण की तपोभूमि है। बद्रीनाथ धाम को भगवान नारायण का वास भी माना जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर जो है शोर नहीं होता है, यानी कि बिजली कड़केगी आपको दिखेगी बट आवाज़ नहीं आएगी। कुत्ता यहाँ पे आपको भौंकता हुआ दिखाई नहीं देगा, और किसी भी तरह का शोर शराबा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि स्वयं नारायण यहाँ पर तपस्या में लीन होते हैं। बट मैंने देखा थोड़ा सा जो है बद्रीनाथ धाम को विष्णु निवास स्थान के रूप में भी जाना जाता है, और ये मोक्ष का द्वार माना जाता है। बद्रीनाथ मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक पहाड़ी शैली से बनी हुई है। मंदिर के शिखर के ऊपर सोने की छतरी है, जो इसे एक प्रतिष्ठित विशेषता बनाती है। बद्रीनाथ मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु की मूर्ति शालिग्राम पत्थर से बनी है और चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है। लाइन का एंड पॉइंट से हम देखेंगे और भैया प्रसाद ले चुके रहो, देखते हैं।
लाइन है लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की लाइन, 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की लाइन है। और अभी खड़े हुए हैं सारे। मैं लास्ट में था, मेरे पीछे भी अभी आधा किलोमीटर की लाइन लग चुकी है। और आगे तो देखिए। और देखिए दोस्तों, वेदर जो है ना, वेदर बहुत ही अच्छा हो रखा है। बहुत ही मतलब जो है ना, क्लाउडी मौसम हो रखा था, जो धूप नहीं थी। अगर धूप होती या बारिश होती तो प्रॉब्लम थोड़ा सा हो जाती, बट मौसम अच्छा था इसलिए हम लोग लाइन में लगे रहे। और ये देखिए, वहीं पर ये बाबा जो है मालाएं बेच रहे थे। रुद्राक्ष की माला, हर तरह की मालाएं थी जो आप यहाँ से ले सकते थे, देख सकते हैं। थोड़ा सा यार मैडम को पहुंच देने दे। सामने देखिए, वह है नर नारायण पर्वत, जिसे शेषनाग पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। 100 के 6 है ना जी। ये देखिए रुद्राक्ष के फल, यानी कि अगर इसमें से अगर आप निकालेंगे तो इसमें रुद्राक्ष निकलेंगे। ये रुद्राक्ष के फल हैं। जितना आया उतना ही खरीदेंगे। वो तो आपका लक है, जो भी निकले। ये कौन सा? ये 5 मुखी है। 5 फेसेस है मैम, 1 फेस। मैं बोली ना, मैं बोली प्रसाद समझ के उठा लो, जो मिला वो अपना। 4 और एक और 2 कितने? और 2 है ना, 4 दिए थे। वो घर में ओपन करना आपको। दोस्तों, एक काफी लंबा जो समय लाइन में बिताने के बाद हम फाइनली बाबा के द्वार पे पहुंच गए। नारायणं भजे नारायणं लक्ष्मीनारायणं भजे नारायणं नारायणं भजे नारायणं लक्ष्मीनारायणं भजे नारायणं नारायणं भजे नारायणं लक्ष्मीनारायणं भजे नारायणं नारायणं भजे और दोस्तों, ये है मंदिर के अंदर का हिस्सा, जहाँ पे सामने आप देख रहे हैं बद्री विशाल जी का मंदिर है बीचों बीच, और उनके लेफ्ट साइड में माता लक्ष्मी का मंदिर है, और फिर हनुमान जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है। ये पकड़े बंटे। जय बद्री विशाल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय बद्री विशाल की, जय बद्री विशाल। और दोस्तों, मंदिर में एक अखंड ज्योत जलती रहती है। यह अखंड ज्योत मंदिर में 6 महीने के लिए जलती है, और जब तापमान बहुत कम हो जाता है और 6 महीने के लिए यह अखंड ज्योत जलती रहती है। एक्चुअली उनकी नहीं, मेरी आदत है। किसको? किसको? आप लोग मानेंगे नहीं। ठीक है, ठीक है। और दोस्तों, कुछ लोग मानते हैं कि बद्रीनाथ धाम को विष्णु अवतार
नर और नारायण की तपोभूमि माना जाता है। बद्रीनाथ मंदिर की यात्रा के लिए मई से जून और सितंबर से अक्टूबर के महीने सबसे अच्छे माने जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो है तृप्त कुंड है, यहाँ का पानी सदैव गर्म रहता है। लगभग 51 डिग्री टेम्परेचर यहाँ के पानी का रहता है और लोग यहाँ स्नान करके श्री हरि का दर्शन करने जाते हैं। और ये देखिए नारद जी की तस्वीर। और कुछ लोगों को मैंने यहाँ चावल गर्म करते हुए देखा। और दोस्तों ये था बद्री विशाल मंदिर, यानी कि बद्रीनाथ मंदिर 4 धामों में से एक। तो मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दिया है। और दोस्तों बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने के बाद आपके जो है 4 धाम यात्रा कंप्लीट हो जाती है उत्तराखंड की। और ऐसा माना जाता है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 4 धाम यात्रा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यात्रा के दौरान की गई पूजा अर्चना और पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। 4 धाम यात्रा करने से व्यक्ति के जीवन में शुभ फल प्राप्त होते हैं और उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और दोस्तों 4 धाम यात्रा आप अकेले भी कर सकते हैं और जो है साथियों के साथ भी कर सकते हैं, फैमिली के साथ भी कर सकते हैं, बट छोटे बच्चों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। और ये पैकेज के थ्रू भी कर सकते हैं, बाकी आप सोलो लोकल भी अपना कर सकते हैं, बाई बस, और जिस तरह से आप करना चाहें तो कर सकते हैं। हर तरह की फैसिलिटी 4 धाम यात्रा में अवेलेबल है। तो आशा करता हूँ मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे ऐसे ही अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय यमुनोत्री गंगोत्री, हर हर महादेव।